अम्मी, मैं रोजा रख तो पाऊंगा ना? हाँ बेटा, क्यों नहीं रख पाएगा। अल्लाह ताला अपने रोजेदारों को बड़ी हिम्मत देते हैं। तू देखना शाम कैसे हो जाएगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। और तू देखना तेरा ये पहला रोजा बहुत मुबारक होगा। अच्छा अम्मी, रोजा तो मुबारक हो जाएगा, लेकिन ईद, अपनी ईद कैसे मुबारक होगी? मासूम अली के इस सवाल का जवाब रेशमा के पास नहीं था। वो खुद नहीं जानती थी कि इस बार वो और अली ईद कैसे मना पाएंगे, क्योंकि बीते चंद महीनों के अंदर ही रेशमा के लिए सब कुछ बहुत मुश्किल हो गया था। रेशमा के पति मोहसिन की कपड़े की दुकान थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन न जाने कैसे मोहसिन की दुकान में आग लग गई। कुछ ही घंटों के अंदर सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे ने मोहसिन को बुरी तरह तोड़ दिया, क्योंकि चंद रोज पहले ही उसने अपनी दुकान को नए माल से पूरी तरह भर दिया था। अब ना तो दुकान थी और ना ही सब कुछ। फिर से शुरू करने लायक पैसे, ऊपर से दुकान पर लिया हुआ कर्ज अब कैसे चुकेगा? ये फिक्र अब मोहसिन को खाई जा रही थी। रेशमा ने मोहसिन को हिम्मत देने की बहुत कोशिश की, लेकिन मोहसिन लड़ नहीं सका। हालात से हार कर उसने खुदकुशी कर ली। मोहसिन के इस तरह चले जाने से रेशमा पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा, पर वो हिम्मत नहीं हार सकती थी। उसे अली के लिए सब कुछ संभालना ही था। अपना घर बेचकर रेशमा ने सबसे पहले दुकान का कर्ज चुकाया और अली के साथ अपनी दुकान में ही रहने लगी। रेशमा शुरू से ही कबाब बहुत अच्छे बनाती थी, लिहाजा उसने अपनी दुकान में ही कबाब बनाने शुरू कर दिए। इसी तरह गुजारा तो चलने लगा, लेकिन रमजान शुरू होते ही रेशमा के सामने नई मुसीबत आ खड़ी हुई। रोजा होने की वजह से अब कोई भी रेशमा के कबाब खाने नहीं आ रहा था। अम्मी बोलो ना, हम ईद कैसे मनाएंगे? अब तो हमारे कबाब भी कोई नहीं खरीद रहा है। अल्लाह सबका निगहबान है मेरे बच्चे, तू इतना मत सोच। आज तेरा पहला रोजा है, बस अल्लाह की इबादत में मन लगा, तू देखना सब ठीक हो जाएगा। भले ही अली की उम्र अभी बहुत कम थी, लेकिन हालात ने उसे वक्त से पहले ही काफी समझदार बना दिया था। वो जानता था कि सच में हालात कितने खराब हैं। वो सारा दिन अपनी माँ को कबाब बनाते देखता रहा और फिर, अम्मी, कोई भी हमारे कबाब नहीं खरीद रहा, अब इनका क्या होगा? पता नहीं बेटा। रेशमा की हिम्मत भी अब जवाब दे रही थी। वो अपने आंसुओं को अली से छिपाते हुए अपना मुंह घुमाने लगी। तभी अली ने जाकर एक बड़ी सी टोकरी उठाई और उसमें रेशमा के बनाए कबाब रखने लगा। अरे ये क्या कर रहा है अली? इन्हें कहाँ लेकर जा रहा है? मैंने बेचने के लिए ले जा रहा हूँ अम्मी। लोग हमारी दुकान तक नहीं आ रहे, पर मैं तो लोगों तक जा सकता हूँ ना। लेकिन बेटा, कुछ ही देर में इफ्तार का वक्त हो जाएगा। तू कैसे जाएगा? तेरा रोजा भी तो है। अम्मी, आपने ही तो कहा था कि अल्लाह अपने रोजेदारों का साथ देते हैं। आप फिक्र ना करें, मैं इफ्तार से पहले वापस आ जाऊंगा। अली वो सारे कबाब लेकर निकल पड़ा। वो काफी देर तक इधर उधर घूमता रहा, लेकिन किसी ने भी उससे कबाब नहीं खरीदे। फिर अली की नजर एक जगह पर गई जहां कुछ लोग खाने पीने का सामान सजा रहे थे। उस जगह को देखकर ही पता चल रहा था कि वहां इफ्तार की तैयारी हो रही थी। अली फौरन उस जगह पर गया और वहां खड़े एक आदमी से बोला, हुजूर, ये सब इफ्तार के लिए है ना? हाँ बेटा, यहाँ गरीबों के लिए मुफ्त इफ्तार का इंतजाम किया जा रहा है। वैसे तुमने भी रोजा रखा है क्या? जी, आज मेरा पहला रोजा है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा।
अब आ जाओ, यहीं इफ्तार करो। नहीं, मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही होंगी, मैं उन्हीं के साथ इफ्तार करूंगा। हुजूर, आपको अगर ठीक लगे तो आप इफ्तार के लिए मेरे ये कबाब रख लीजिए। इन्हें कोई खरीद तो रहा नहीं और इन्हें वापस घर ले जाने का भी कोई फायदा नहीं। मेरी अम्मी ने बड़ी मेहनत से बनाया है इन्हें। तो तुम ये कबाब बेचना चाहते हो मुझे? नहीं हुजूर, आप इन्हें ऐसे ही रख लीजिए। आप नेक काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। उस शख्स का नाम असलम था, जिसका पास ही में एक बड़ा और नामी होटल था। असलम पूरे रमजान भर गरीबों के लिए मुफ्त इफ्तार का इंतजाम करता था। वो अली को देखते ही उसके हालात समझ गया था, लेकिन इसके बावजूद जब अली ने अपने सारे कबाब उसे मुफ्त में देने की बात कही तो असलम ने मुस्कुराकर उससे कहा, बरखुरदार, नेकी कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले पैसे कमाना भी जरूरी है। लाओ, अपने सारे कबाब मुझे दे दो और मुझे बताओ कितने पैसे हुए। तुम इन्हें बेचने लाए थे ना, तो बेचकर ही जाओ। जब मुफ्त में बांटने लायक हो जाओगे तब नहीं दूंगा पैसे, ठीक है? असलम की बात सुनकर अली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सारे कबाब बिक गए थे। वो कबाब के पैसे लेकर खुशी खुशी रेशमा के पास पहुंचा। अम्मी, ये देखिए, मैंने सारे कबाब बेच दिए। क्या? पर बेटा, इतनी जल्दी? तू कहाँ बेचाया उन्हें? अली ने अपनी माँ को सारा किस्सा कह सुनाया। अगले दिन अली फिर से कबाब से भरी टोकरी लेकर उस जगह जा पहुंचा जहाँ असलम ने इफ्तार का इंतजाम किया हुआ था। अली खुद असलम के पास नहीं गया, बल्कि थोड़ी ही दूर जाकर खड़ा हो गया। फिर जैसे ही असलम की नजर अली पर पड़ी तो उसने आवाज दी, ओ बरखुरदार, वहाँ क्या खड़े हो? इधर आओ जरा। जी हुजूर। भाई वाह, कल तुम्हारे कबाब तो सबकी जुबान पर छा गए थे। कल तुमसे ज्यादा बात भी नहीं हो पाई थी। आओ, यहाँ बैठो और अपने बारे में बताओ। कौन हो, कहाँ रहते हो और नाम क्या है तुम्हारा? जी हुजूर, मेरा नाम अली है। मैं अपनी अम्मी के साथ यहाँ पास में ही रहता हूँ। कुछ ही देर में असलम अली के बारे में सब कुछ जान गया। अब वो हर रोज अली से उसके सारे कबाब खरीदने लगा, बावजूद इसके कि उसके खुद के होटल में इफ्तार के लिए सब कुछ पहले से ही बनता था। पूरे रमजान यही चलता रहा। रेशमा सारा दिन पूरी मेहनत से कबाब बनाती और शाम होते ही अली उन्हें ले जाकर असलम को बेच देता। इस तरह न सिर्फ रेशमा और अली का खर्च अच्छे से चलने लगा, बल्कि रेशमा ने ईद के लिए भी अब ठीक ठाक पैसे जमा कर लिए थे। लेकिन जैसे जैसे ईद का त्योहार नजदीक आ रहा था, अली के चेहरे की रौनक भी कम होती जा रही थी। ये देखकर असलम ने एक दिन अली से पूछा, क्या बात है अली, परसों ईद है और तुम ऐसे मुंह लटकाए चले आ रहे हो? क्या बात है, रोजे ज्यादा भारी पड़ रहे हैं क्या? नहीं हुजूर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो फिर क्या बात है, मुझे बताओ। हुजूर, आप हर रोज इफ्तार के लिए मुझसे सारे कबाब खरीद लेते हैं। आप सचमुच अल्लाह के फरिश्ते बनकर आए हैं। आपकी वजह से मेरी और मेरी अम्मी के रोजे तो मुबारक हुए ही, हमारी ईद भी मुबारक हो गई। लेकिन क्या बेटा, तुम झिझको मत, खुलकर कहो। हुजूर, ईद आएगी और चली जाएगी, लेकिन इसके बाद हमारा क्या होगा? हमारी दुकान की हालत बहुत खराब है। मेरी अम्मी के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उस दुकान की अच्छे से मरम्मत करवा सके, इसलिए हमारी दुकान में हमारे कबाब खाने कोई नहीं आता और मुझे मालूम है कि आगे भी कोई नहीं आएगा। अली की आंखों से वो आंसू बह निकले जिन्हें वो न जाने कब से रोके हुए था। असलम ने एक बार फिर अली के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए उससे बोला, ऐसे हिम्मत नहीं हारते बच्चे, मैं कोई फरिश्ता नहीं, बस अल्लाह के रसूल को मानने वाला एक आम इंसान हूँ। सच तो यह है कि ये तुम्हारी अम्मी के हाथों का स्वाद है जो तुम्हारे कबाब में खरीदता आया हूँ। और एक बात तो बताओ जरा, मैंने तुमसे ये कब कहा
कि ईद के बाद मैं तुमसे कबाब नहीं खरीदूंगा? क्या? लेकिन हुजूर, ईद के बाद तो इफ्तार नहीं होगी, और फिर आपका तो इतना बड़ा होटल है। होटल है तो लोगों को खिलाने के लिए कबाब तो चाहिए ही होंगे ना मुझे। चलो अब ऐसा करो, मुझे आज ही अपनी अम्मी से ले जाकर मिलवाओ, आगे की बात मैं उनसे ही करूंगा। असलम की बातें सुनकर अली को बड़ा सुकून मिल रहा था। वो फौरन असलम को लेकर रेशमा के पास पहुंचा। बहन, अगर आपको ठीक लगे तो मैं आपको अपने होटल में नौकरी देना चाहता हूँ। वैसे तो मेरे होटल में कई सालों से कबाब बन रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे यकीन है कि अगर आपके कबाब मेरे मेन्यू में शामिल हो गए तो मेरे होटल के नाम पर 4 चांद लग जाएंगे। हुजूर, मेरा अली बिल्कुल ठीक कहता है। आप सच में अल्लाह के फरिश्ते हैं जो हमारी हर मुसीबत को दूर करने आए हैं। मैं आपको बयां नहीं कर सकती कि आपके होटल के लिए काम करने में मुझे कितनी खुशी होगी। इतना कहकर रेशमा रोने लगी। अली ने बड़े ही प्यार से बोला, मत रो अम्मी, अब सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल कर ली हैं। आपने बिल्कुल सही कहा था, अल्लाह अपने रोजेदारों का निगहबान है। देखो ना, हमारी ईद ही नहीं, अब तो आगे की सारी जिंदगी मुबारक होने जा रही है। रेशमा ने अली को गले से लगा लिया। इसके बाद उसे कभी भी अपने शौहर मोहसिन की कमी महसूस नहीं हुई, क्योंकि अब अली उसका हौसला बनकर उसके साथ खड़ा था, जिसके दम पर अब रेशमा हर चुनौती से लड़ सकती थी। सलीम कपड़े सिलने रफू करने का छोटा मोटा काम करता था। भीखना मोहल्ले में रहने वाला सलीम बहुत ही गरीब था। उसके पास दर्जी का काम करने के लिए अपनी एक दुकान भी नहीं थी। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो एक अच्छी सी सिलाई मशीन खरीद सके। ब्याज पर पैसे उधार लेकर उसने एक सेकेंड हैंड सिलाई मशीन खरीदी थी और मोहल्ले में ही सिलाई मशीन लगाकर बैठ जाता था। उसकी ऐसी हालत देखकर लोग ये सोचकर उसे कोई बड़ा काम नहीं देते थे कि इसे ज्यादा कुछ सिलना नहीं आता होगा, इसलिए उसे छोटे मोटे काम ही मिला करते थे, जिससे सलीम की बहुत कम कमाई होती थी, जिससे उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से ही होता था। सलीम के परिवार में उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे, पत्नी थी और अब्बा जान थे, जिन्हें अस्थमा की बीमारी थी। सलीम की माँ कुछ साल पहले ही चल बसी थी। सलीम की कमाई से उसके बीमार अब्बा जान का इलाज भी सही से नहीं हो पा रहा था। घर में बच्चों और ससुर की देखभाल करने के कारण उसकी पत्नी भी घर से बाहर कोई काम नहीं कर पाती थी, जिससे कुछ कमाई हो सके। उस दिन सलीम के पास बहुत कम ग्राहक आए थे, तो कमाई भी बहुत कम हुई थी। शाम को काम खत्म होने के बाद रात के खाने के लिए 1 किलो आटा लेकर सलीम घर पहुंचा। सलीम के अब्बा जान घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए खांस रहे थे। जैसे ही सलीम घर पहुंचा, सलीम के अब्बा जान ने उससे कहा, आ गए बेटा? जी अब्बू। मेरी दवाई खत्म हो गई है बेटा, मेरी दवाई ले आ बेटा। सलीम मन में सोचता है, आज तो कुछ कमाई नहीं हुई, जो पैसे कमाए थे उसका आटा ले आया, अब अब्बू के लिए दवाई कहाँ से लाऊं? लेकिन अब्बा जान को अच्छा कहकर सलीम दवाई लेने घर से बाहर निकल पड़ता है। दवाई के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? ये सोचता हुआ सलीम दवा की दुकान पर पहुंचता है। दवा की दुकान पर पहुंचकर सलीम पिता के लिए दवाई ले लेता है। दुकानदार जब उससे पैसे मांगता है तो सलीम अपनी जेब टटोलने लगता है। सलीम के पास जेब में सिर्फ 5 रुपए थे। सलीम चौंक जाता है और सोचता है, अरे मेरी जेब में तो 15 रुपए थे, बाकी पैसे कहाँ गए? सलीम फिर से जेब टटोलता है और या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? अब्बा के लिए दवाई कहां से लाऊं? सलीम मन में सोचता है कि दवाई वाले दुकानदार से कहता हूँ कि दवा उधार दे दे, मैं पैसे थोड़े दिन बाद दे दूंगा। भाई साहब, आप ये दवाई अभी मुझे उधार दे दो और पैसे मेरे खाते में जोड़ लो, मैं 2-3 दिन में आपके पैसे दे दूंगा। ठीक है, लेकिन 2-3 दिन से ज्यादा का टाइम नहीं दूंगा, पैसे दे देना। जी ठीक है भाई साहब। इतना कहकर सलीम दवाई लेकर घर की ओर निकल पड़ता है। सलीम रास्ते में था और घर पहुंचने वाला था कि उसके पैर से कोई चीज टकरा जाती है। सलीम जब अपने पैर के पास नीचे देखता है तो देखता है कि एक कैंची नीचे जमीन पर पड़ी थी, जिससे उसका पैर टकरा गया था।
सलीम उस कैंची को हाथ में उठाकर देखता है। वो कैंची बिल्कुल नई थी। सलीम मन में सोचता है कि मेरे पास जो कैंची है उसमें जंग लग गई है और उसमें अब धार भी खत्म हो गई है। उससे तो कपड़े भी ठीक से नहीं काटे जाते हैं। क्यों ना ये कैंची मैं अपने साथ ले चलूं? और सलीम उस कैंची को अपने साथ घर ले आता है। बीबी ने खाना बना लिया था। फिर पूरा परिवार बैठकर खाना खाता है और फिर सब सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सलीम नहा धोकर कुछ खा पी कर काम पर निकलता है। सड़क के किनारे सिलाई मशीन लगाकर वो ग्राहकों का इंतजार करने लगता है। उस दिन रविवार था। शहर के ज्यादातर बड़े बाजार बंद थे। इस वजह से सलीम सोचता है कि शायद आज कुछ ग्राहक ज्यादा आ जाएं तो थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी। सलीम ये सोच ही रहा होता है कि उसके पास एक आदमी आता है जिसे अपने लिए पैंट सिलवानी थी। अरे भाई, एक पैंट सिलवानी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। देखना भाई, अच्छी पैंट सिलना, फिटिंग अच्छी होनी चाहिए और कपड़ा भी बर्बाद ना हो। भाई साहब, आप भरोसा रखो, आप अपना नाप दे दो। इतना कहकर सलीम ग्राहक का नाप ले लेता है और पैंट सिलने के लिए वो नई कैंची निकालता है जो उसे सड़क पर गिरी हुई मिली थी। पुरानी कैंची तो ठीक से कपड़े नहीं काट पाती है, ये तो नई है, इससे कपड़े काटूंगा। और सलीम नई कैंची से कपड़े काटने लगता है। वो कैंची वाकई बहुत शानदार थी और कपड़े की कटिंग भी बहुत अच्छे से हुई थी, जिसे देखकर सलीम बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, ये कैंची तो बहुत धारदार और शानदार है। कपड़े की कटिंग तो बहुत अच्छी हुई है, अब सिलाई भी अच्छी होगी। और सलीम पैंट सिलने लगता है। कुछ देर बाद पैंट सिलकर तैयार थी। शाम को वो ग्राहक आता है और अपनी पैंट देखकर खुश हो जाता है। अरे भाई, देखने में अच्छी लग रही है, पर इसकी फिटिंग तो अच्छी है ना? भाई साहब, फिटिंग भी अच्छी होगी, आप इसे पहनकर तो देखो। ठीक है, अभी इसे पहन कर आता हूँ। सलीम की दुकान पर कोई ट्रायल रूम तो था नहीं, तो वो ग्राहक पैंट लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाई, मेरे पैसे। अरे भाई, पहले पहन के देख लूं, फिर दूंगा पैसे। सलीम मायूस हो जाता है लेकिन कुछ कहता नहीं है। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब वो ग्राहक लौट कर नहीं आता है तो सलीम सोचता है कि अब घर चलता हूँ, रात हो गई है। अगर किस्मत में होंगे तो मुझे मेरे काम के पैसे जरूर मिलेंगे। यह सोचकर सलीम घर की ओर निकल पड़ता है। रास्ते में सलीम सोचता है कि आज तो सोचा था ज्यादा ग्राहक आएंगे और ज्यादा कमाई होगी, लेकिन आज तो कुछ कमाई नहीं हुई। जो काम किया उसके पैसे भी नहीं मिले, दवाई वाले के पैसे भी देने हैं। ऐसे ही चलता रहा तो 2-3 दिन में कहां से पैसे लाऊंगा। ये सोचता हुआ सलीम घर पहुंचा। उस दिन सलीम का मन बहुत उदास था। उसने खाना भी नहीं खाया और भूखा ही सोने चला गया और अगली सुबह होने का इंतजार करने लगा। सलीम की आंखों से नींद गायब हो गई थी। अगली सुबह सलीम दुकान लगाने चला गया। दुकान लगाकर सलीम ग्राहकों का इंतजार करने लगा। या अल्लाह, कल की तरह आज ना हो, आज काम भी मिले और उसके पैसे भी मिल जाए तो अच्छा होगा। सलीम ये सोच ही रहा था कि उसने देखा कि सामने से वही कल वाला ग्राहक आ रहा है। ग्राहक सलीम के पास पहुंचा और कहने लगा, माफ करना भाई, मुझे कल आने में देर हो गई। जब मैं आया तब तक तुम जा चुके थे। तुमने जो कल मेरे लिए पैंट की सिलाई की थी वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी फिटिंग आई है। ये रहे तुम्हारे पैसे और ऐसी ही एक और पैंट का कपड़ा लाया हूं, उसे भी सिल दो। सलीम बहुत खुश हो गया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब सलीम के सिले कपड़ों की चर्चाएं होने लगी। अब उसके पास ज्यादा ग्राहक आने लगे। सलीम को लगने लगा कि ये सब उसकी इस नई कैंची की वजह से हुआ है। इस कैंची में जरूर कोई जादू है। जब से उसने इस नई कैंची से कपड़ों की कटिंग करनी शुरू की है, तब से कपड़े बेहतरीन सिलने लगे हैं और उसके पास ज्यादा ग्राहक आने लगे हैं, जिससे उसकी कमाई भी बढ़ गई है। सलीम को अब ज्यादा काम मिलने लगे थे। उसने दवाई वाले दुकानदार का उधार चुका दिया था। थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके उसने सिलाई मशीन का उधार भी चुका दिया। अब सलीम ने अपनी एक छोटी सी दुकान भी किराए पर ले ली थी और अब वो दुकान में सिलाई का काम किया करता था। घर में अब खाने पीने की दिक्कत भी नहीं थी और समय पर दवाई मिलने की वजह से अब्बा की सेहत भी सुधरने लगी थी। ज्यादा काम मिलने की वजह से सलीम को काफी मेहनत भी करनी पड़ती थी, लेकिन सलीम मेहनत से घबराया नहीं और खूब जी जान लगाकर काम करने लगा। अब सलीम घर पर रात जागकर उसी जादुई कैंची से कपड़ों की कटिंग करता और दूसरे दिन दुकान में उनकी सिलाई करता। इस तरह से धीरे धीरे अपना कारोबार बढ़ाते हुए सलीम ने अपनी एक छोटी सी बुटीक खोली। अपना हाथ बटाने के लिए एक कर्मचारी भी रख लिया।
सलीम दिन रात खूब मेहनत करता और उसकी बुटीक में एक से बढ़कर एक डिजाइन वाले कपड़े होते थे। सलीम की मेहनत रंग लाने लगी और सलीम ने शहर के एक बड़े मॉल में अपना एक बुटीक खोल लिया। वहां आने वाले ग्राहक उसकी बुटीक में सिले हुए कपड़े खूब पसंद करने लगे। अब सलीम ने अपने बुटीक में सिले हुए कपड़ों को ऑनलाइन साइट्स पर भी रजिस्टर करवाया और वो अपने कपड़े ऑनलाइन भी बेचने लगा, जिससे सलीम की कमाई दुगनी हो गई थी। और सलीम के गरीबी के दिन जा चुके थे, उस पर अब किसी का उधार नहीं था। सलीम आज भी उसी जादुई कैंची से कपड़ों की कटिंग करता है और उसके बाद कपड़े सिलता है। सलीम उस कैंची को अपनी लकी कैंची मानता है। उसकी किस्मत और मेहनत दोनों रंग लाई थी।